Now we start topic number 7, that is seals, script and weights. Seals and sailings. Seals and sailing were used to facilitate long distance communications, and subtopic of an enigmatic script. Point: Harappan seals usually have a line of writing, probably containing the name, title of the owner. Next point: most inscriptions are short, the longest containing about 26 signs. And the next topic: the script was written from right to left, as some seals show a wider spacing on the rights and the cramping on the left. Weights. The exchanges were regulated by a precise system of weights, usually made of a stone called curt and generally cubical, with no markings. Topic number 8: Ancient authority. There are implications of complex decision being taken and implemented in Harappan society. Next point: settlement were strategically set up a specific location for various reasons. And the subtopic next: palaces and king. A large building found at Mohenjo-daro was labeled as a palace by archaeologists, but no spectacular findings were associated with it. A stone statue was labeled and continues to be known as the priest king. And the next point: some archaeologists are of the opinion that Harappan society had no rulers and that everybody enjoyed equal status. And the last 9 topic: the end of the civilizations. By 1800 BC, most of the mature Harappan sites in regions such as Cholistan had been abandoned. Next point: in the few Harappan sites that continued to be occupied after 1900 BCE, there appears to have been a transformation of material culture. And the next and last point: several explanations have been made for these changes, like climate change and deforestations, excessive floods, overuse of landscape, but they do not explain the collapse of the entire civilizations. ये टॉपिक 9 तक को हमने कवरेज किया है. अब इस चीज़ को थोड़ा सा अब इन हिंदी एक्सप्लेन करके मैं आपको बता दूं कि सील्स, स्क्रिप्ट एंड वेट, यह हिस्ट्री में इस टॉपिक को बनाने के पीछे इतिहासकारों का क्या तर्क है, इतिहासकार क्या कहते हैं. तो सील्स का मतलब होता है मोहर, यानी मोहर वो होता था उस समय कि उस समय के रूलर्स के द्वारा अपने रूल में जिस प्रकार के मोहर का निर्माण करता था, उस समय के रूलर्स के स्टेटस को फाइंड आउट करने का या इतिहासकारों को पुराने तथ्य को खोजने का एक सबसे बड़ा बेस माना जाता था. तो मोहर और मुद्रांकन का, यानी सेलिंग कहते हैं मुद्रांकन, यानी मुद्रा पर जो अंकित होता है. हालांकि आप एनसीईआरटी के फिगर देखेंगे 1.22 में कि यह इस मुद्रा पर किस प्रकार से अंकित किया गया है, वह मुद्रांकन हुआ. तो मोहर और मुद्रांकन, यह 2 सबसे बड़ी चीज़ है. इसका प्रयोग लंबी दूरी को, यानी लंबी दूरी को कम्युनिकेट को एक दूसरे को बेहतर बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए इसका प्रयोग होता था. फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो एक लिपि का प्रयोग है, जिसको हम कह सकते हैं कि इनिग्मेटिक स्क्रिप्ट जिसको कहते हैं. इनिग्मेटिक अर्थ होता है रहस्यमय,
यानी यह रहस्यमय क्या है इस लिपि के बारे में, तो कहा गया है कि सामान्यतः हड़प्पाई मोहरों का एक पंक्ति में अगर हम कुछ लिखा हुआ देखते हैं तो इसे निश्चित रूप से मौलिक के नाम और पदवी यानी टाइटल को उसको शो करता है। तो टाइटल को क्या शो करता है उसमें ये भी बताया गया है कि मोस्टली इंस्क्रिप्शंस जितने हैं यानी अधिकांश जो अभिलेख है वह बिल्कुल शॉर्ट में यह सबसे लंबे अभिलेख के लगभग 26 साइंस है, यानी 26 चिन्ह मिले हैं। और इस चिन्हों के साथ वो क्या कहता है, तो इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है तो कहीं कम है। जैसा कि फिर बताया गया है कि 375 टू 400 के बीच में इसमें इंडिकेशन दिया गया है। और यह प्रतीत होता है कि उस समय की जो लिपि था वह लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती थी, चूँकि मोहरों पर दाईं से और चौड़ा अंतराल होता था यानी वह व्यर्थ के रूप में, और बाईं ओर यह बिल्कुल संकुचित होता था यानी कंजर्व होता था। इस रूप में यह बताया जा रहा है। फिर उसके बाद यह है तो मतलब सिर्फ स्क्रिप्ट के बारे में जानकारी दिया गया है। अब हम बात करते हैं वाट। मेजरमेंट यूनिट में वाट का प्रयोग किया गया है। हम लोग अभी भी आधुनिक इस सोसाइटी में जो रहते हैं तो किसी भी सामान को परचेज करने के लिए हम लोग वेट का प्रयोग करते हैं और बैलेंस पर एक साइड वेट रखते हैं और एक साइड थिंग्स रखते हैं, तो उस चीज़ को हम वेट का प्रयोग, तो उस समय वेट का भी प्रचलन था, जैसा कि इतिहासकारों ने इस चीज़ को मतलब क्लियर किया है। मैंने एक्सचेंज का मतलब होता है कि विनिमय, कि अगर एक सामान मुझे लेना है तो हम एक्सचेंज करते हैं, एक साइड वाट रखते हैं तो एक साइड दूसरा कोई वस्तु रखते हैं। तो निश्चित है इस वाटों का प्रयोग काफ़ी यह इस सिस्टम को कंट्रोल करने में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है। क्या कंट्रोल, तो बड़ा से बड़ा चीज़ और छोटे से छोटे चीज़ों को यह कंट्रोल करने के रूप में काम करता है। हालांकि सामान्यतः हम कह सकते हैं कि चर्ट नामक पत्थर से बनाया जाता था, जो पत्थर के बिल्कुल गोलाकार करके और उसको बनाया जाता था। आमतौर पर हम कह सकते हैं कि किसी तरह के निशान से रहित घनाकार इस चीज़ को बनाया जाता था, जैसा कि बारे में दिया। इसमें भी बताया गया है कि इस वाट के माध्यम से जो मतलब सिस्टम को डेवलप किया गया है, खास करके न्यूमरल नंबर्स को, इसमें 1 2 4 6 8 16 32 इस इत्यादि ये सब चीज़ एक जिसको हम दशमलव प्रणाली कहते हैं, डेसिमल सिस्टम कहते हैं, उस डेसिमल सिस्टम का फॉलो किया गया है। टॉपिक नंबर 8 आते हैं जो एंशिएंट ऑथोरिटी है। तो एंशिएंट ऑथोरिटी का मतलब है कि जो प्राचीन था, प्राचीन जो सत्ता थी, प्राचीन जो ऑथोरिटी थे, उसके बारे में क्या कहता है। तो हड़प्पा समाज काफ़ी जटिल मतलब डिसीजन लेने के रूप में और उसको कार्यान्वित करने के भी संकेत मिले हैं, जिसको कार्य को कंप्लीट किया जाए। हालांकि इसमें और भी बहुत सारे चीज़ों को इंडिकेट करता है। उदाहरण के रूप में हम बात करें तो हड़प्पाई वस्तुओं को यह है असाधारण एक रूपता के रूप में दिखाई गई है। यानी कह सकते हैं कि मुहर और वाट तथा ईंटों से स्पष्ट है कि यह है कि इसका उत्पादन स्पष्ट रूप से एक केंद्र पर नहीं होता था, डिफरेंट सेंटर पर किए जाते थे। अब हम बात करें 8.1 है कि पैलेसेस एंड किंग। पैलेसेस का मतलब अलग है इतिहास में, इसका सब प्रासाद और शासक के रूप में हम जानते हैं। तो ये क्या कहता है, चूँकि सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक के विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देता है। त्वरित का मतलब होता है कि कोई जल्दीबाजी में कोई आंसर नहीं देता है, ये भी कह रहा है। फिर उसके बाद कहता है कि एक पत्थर की मूर्ति, एक पत्थर की अगर यानी स्टोन स्टैच्यू पर बना हुआ किसी का स्टैच्यू है और डिजाइन फॉर्मेट किया गया है, तो उसमें किंग यानी किंग प्रिस्ट के बारे में चर्चा किया गया है, जिसको जो राजा पुरोहित राजा की संज्ञा के रूप में दिया गया है। हालांकि यह नाम आज भी प्रचलित है, आज भी यह पॉपुलर है, इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। फिर ये भी कहा जा रहा है कि पुरातत्वविद का मत है कि जो हड़प्पा सोसाइटी था, वह हड़प्पा सोसाइटी यह एक शासन नहीं, सभी को सामाजिक स्थिति के रूप में समान रूप से इंडिकेट किया गया है। ये भी बताया जाए जैसा कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अलग अलग राजा होते थे, इसका भी यह तर्क दिया गया है।
कि सभी जगहों के एक ही राज्य था, और जैसा कि इसमें हम कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल ने इस इक्वलिटी को बिल्कुल समानता के रूप में दर्शाया भी है। अब हम बात करते हैं कि एंड ऑफ सिविलाइजेशन, कि सिविलाइजेशंस के अंत के बारे में क्या इसमें चर्चा किया गया है। तो लगभग 1800 ईसा पूर्व चोलिस्तान जैसे जो क्षेत्र है वह अधिकांश डेवलप्ड था, और हड़प्पन प्लेसेस के रूप में इसको त्याग किया गया। आप ये भी जानेंगे कि उत्तर हड़प्पा के बीच में 1900 ईसा पूर्व के बाद यह अस्तित्व में आया था, और कुछ चुने हुए हड़प्पन स्थलों का भी यह कल्चर, डिफरेंट कल्चर के रूप में यह बात की जाती है, जैसा कि सभ्यता की विशिष्ट वस्तुओं, वाटों, मोहरों और विशिष्ट मन को, है ना, यानी बिट्स के बारे में जो समाप्त हो जाना, जिसमें लेखन, लंबी दूरी की व्यापार, शिल्प विशेषता या ये सब चीज़ समाप्त हो जाने की पुष्टि किया गया है। फिर हम बात करते हैं कि यह परिवर्तन कैसे हुआ, यह चेंज कैसे हुआ, और इस विषय में कई मतलब लेक्चर की बात की जा रही है। इस विषय में कई एक्सप्लेनेशन की बात की जाए, जैसे जलवायु परिवर्तन के बारे में है, वनों की कटाई के बारे में है, उसके बाद अत्यधिक बाढ़ का आना, नदियों को सूख जाना, या फिर मार्ग बदल लेना, या भूमि का अत्यधिक उपयोग सम्मिलित है। इसमें ये सब चीज़ बताया गया है। कुछ कारण कुछ बस्तियों के संदर्भ में भी सही हो सकता है। बस्ती का मतलब है कि कोई सिविलाइजेशन बसा हुआ है, उसके बारे में करा, लेकिन पूरी सभ्यता पतन की व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि अगर कंप्लीट सिविलाइजेशन इस चीज़ को पुष्टि नहीं करता है, यह इतिहासकार इसमें स्पष्ट नहीं बताया है। हालांकि कहता है कि पूरी सभ्यता इस चीज़ के बारे में पतन के बारे में व्याख्या नहीं करता है। तो इस 9 टॉपिक तक के आपको सील्स और सेलर्स के बारे में हमने आपको बताया है। हिंदी में भी आपको हमने कुछ समझाने का प्रयास किया, और इसका जो इंग्लिश में बिल्कुल एक नोट्स परफेक्टनेस है, उस परफेक्टनेस को हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग NCERT बुक ज़रूर पढ़ें, बार बार पढ़ें, इस वीडियो को भी देखें। वीडियो को देखने के बाद यह कोई एक ही बार देख लेने से मतलब यह बात हम समझ जाएंगे, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। किसी भी खास करके NCERT बुकों को बार बार पढ़ना हमारी यह फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, और इसको एक बार पढ़ करके अगर हम तैयार कर लेते हैं तो यह हमारी माइंड की सबसे बड़ी फीचर्स है, या रिच माइंड हम कह सकते हैं, या शार्प माइंड कह सकते हैं। यह सबको एक समान नहीं हो सकता है, लेकिन एक ध्यान रखना है कि जितने भी फिगर NCERT में बताया गया है उस फिगर को आप लोग जरूर देखें। टॉपिक 7 से लेकर 9 तक में आप चित्र देखेंगे, जो मुद्रांकन की हम चर्चा किए हैं उसको आप जरूर देखेंगे, वो चित्र सब में बताया गया है। फिर हम एक चीज़ और बताए थे कि जितने भी सूचना है, इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में दिया गया है। फिर आप जो किंग प्रीस्ट के बारे में है वो फिगर आप देखेंगे। फिर 9 टॉपिक में जो एक मैप है उसको भी आप देखेंगे, और इस चैप्टर को समाप्त करने के बाद हम आपको पूरी चैप्टर का क्वेश्चन आपको देंगे। ये चैप्टर बनाना है, और फिर हम इस व्हाट्सएप ग्रुप के ही माध्यम से आप लोगों से पूछने का भी काम करेंगे, क्योंकि एक सिस्टमेटिकली लेक्चर जब तक आप पूरे चैप्टर का नहीं सुनते हैं तब तक मैं क्वेश्चन आपको देने का काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पूरे चैप्टर खूब अच्छे तरीके से आप पढ़ लें, क्वेश्चन देंगे, तब आप सही से बना पाएंगे। और तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। इसी के साथ धन्यवाद।